हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किसी को इंटरव्यू ना देने वाली, किसी से ना मिलने वाली माया सहगल आखिरकार आयशा के प्रयास के बाद उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन शर्त माया की थी और आयशा को उसे मानना था। आयशा शाम ढलते ही उससे मिलने के लिए निकल गई थी। दोपहर अपनी शबाब पे थी और दोपहर की धूप अब डल रही थी। सिविल लाइन की उस गली में आयशा की टैक्सी धीमे धीमे रुकती है। पुरानी कोठी, ऊंचे गेट और बेलपत्र से ढकी दीवारें, इन जगहों से सांसों में एक तरह की ठहरी हुई उदासी थी। टैक्सी का ड्राइवर पीछे मुड़कर बोला, मैम यहीं उतरना है। आयशा ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। मन में एक हलचल थी, उलझन और उम्मीद की मिली जुली धुन सवार थी। माया सहगल, एक नाम जो अब तक केवल किताबों, अफवाहों और अधूरी छवियों में ही जीवित था। गेट के बाहर कोई नाम नहीं था, न नेम प्लेट, न ही डोरबेल। सिर्फ एक पुराने पीपल का घंटा जो हल्के से छूने पर जैसे इतिहास में डुबकी लगाने जैसा था। आयशा ने उसे धीरे से छुआ। खटाक, गेट नहीं खुला, मगर कुछ ही मिनट बाद एक साधारण सी सफ़ेद साड़ी में एक मेड ने दरवाज़ा खोला। आंखें धीमी पर सजग थी। आप आयशा जी हैं? जी, मैं माया सहगल से मिलने आई हूँ। उनकी आवाज़ में एक संयम था, पर दिल की धड़कनें तेज थी। आयशा ने आज तक कभी अपने जर्नलिज्म में इस तरह का अनुभव तो नहीं किया था। आइए, पर मैडम नहीं है। ये वही शब्द थे जिससे आयशा डरती थी, लेकिन शायद उम्मीद भी यही थी। अरे नहीं, आपके लिए कुछ छोड़ा है मैडम ने, आइए। वो अंदर आती है और धीमे से पूछा, क्या और अंदर आ जाऊँ मैं? नौकरानी कुछ सोचती है, फिर एक तरफ हो गई। बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। आयशा को ड्राइंग रूम में बिठाया गया। वहाँ ना तो कोई फर्नीचर थे बहुत खास और ना ही सजावट की कोई चीज़ें, पर हर चीज़ जैसे किसी सोच के साथ रखी गई थी। दीवार पर माया की कोई तस्वीर नहीं थी, पर एक बड़ी सी शेल्फ पर किताबें सजी थी, एकदम अनुशासित, जैसे सैनिक कतार में खड़े हों, और हर किताब के भीतर जैसे किसी और के जीवन की परछाई। काले रंग की लकड़ी पर एक पुरानी टेबल पर कुछ अवार्ड्स रखे थे। साहित्य अकादमी, शॉर्टलिस्ट बुकर, अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की कतार सजी थी, लेकिन उन पर धूल जमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी ने बरसों से छुआ तक नहीं है। और बगल में रखी एक किताब थी, शब्दों के पीछे जो मौन है मैं वही हूँ। माया की सबसे चर्चित किताब। आयशा ने उसे उठाया। पन्ने पलटे। एक जगह लिखा था, मैंने अक्सर शब्दों को इसलिए सुना ताकि लोग मेरी चुप्पी की गहराई न नाप सके। मैं नहीं चाहती कोई मुझे समझे, क्योंकि समझने के बाद लोग छोड़ देते हैं। आयशा ठिठक गई। क्या ये लाइन माया ने अपने लिए लिखी थी या उसके जैसे किसी के लिए? खैर, लाइन किसी के लिए भी लिखी गई हो, कितनी यथार्थ थी, आयशा ये सोचती है। तभी नौकरानी बोली, आप बैठी नहीं? हाँ, मैं बैठ रही हूँ। और वो एक ट्रे में नींबू पानी और एक प्लेट में कुछ बिस्किट लेकर आई। मैडम ने कहा था कोई भी आए तो बैठने दो, लेकिन कोई इंटरव्यू, कोई रिकॉर्डिंग नहीं। मैं बस उनसे बात करना चाहती थी। आयशा ने किताब को छूते हुए कहा, आप शायद पहली हैं जो यहाँ तक आई हैं। बहुतों ने कोशिश की थी, मगर इसके आगे उसने कुछ नहीं कहा। आयशा कुछ नहीं बोली। उसने सिर झुकाया, बस किताब को और पास खींच लिया। दरवाजा धीरे से चरमराता है। आयशा ने हल्के से धक्का दिया। कोई सामने नहीं था, लेकिन एक कमरे में दिया जल रहा था, जरा सा कांपता हुआ। कमरे में एक पुराने रिकॉर्ड प्लेयर थे। पास में रखे एक पुराने कैसेट पर हाथ से लिखा था,
आवाज़ से ज़्यादा मैं मौन से कहती हूँ, अगर सुन सको तो सुनो। आयशा ने कांपती हाथों से प्लेयर ऑन किया। माया की रिकॉर्ड आवाज़, तुम आई, यही बहुत है। दरवाज़ा मैंने नहीं खोला, पर रोशनी जलाई थी, शायद इस उम्मीद में कि तुम रास्ता पहचान लो। एक औरत जो लोगों से नहीं शब्दों से बात करती है, वो तुमसे क्या ही कहे। आयशा की सांसें 2 पल को रुक गई थी। एक किताब की पंक्ति थी। मैंने अपने डर को इतनी बार चुप कराया कि अब वो मेरे ही शब्द में गूंजता है। वहीं एक घरेलू सहायक अधेड़ उम्र की महिला कमरे में आती है। वो चुपचाप एक ट्रे में अदरक वाली चाय रखती है। आयशा से नजरें नहीं मिलाती, बस धीरे से कहती है, मैम ने कहा था आप आएंगी, और वो चली जाती है। रिकॉर्डिंग फिर से बोलती है। माया सहगल की आवाज़ धीमी, गहरी और किसी पुरानी चिट्ठी की तरह कांपती हुई। अगर तुम मेरे शब्द से मिलना चाहती हो तो चुप रहना सीखो, क्योंकि मैं बात नहीं करती, मैं खुद को लफ्ज़ों में छुपा लेती हूँ। बैठो, चाय लो और खुद से पूछो, क्या तुम सुनने आई हो या सिर्फ बोलने और चंद सवाल पूछने जिसे तुम कल प्रकाशित कर सको। तुम्हारे लिए चाय रखी है और कुछ सवाल भी। सवाल आसान नहीं है, याद रखना। कभी कोई इतना अधूरा क्यों होता है कि खुद से भी बचकर भागता है। जवाब अगर ढूंढ सको तो दो, नहीं तो बस चाय ख़त्म करो और लौट जाओ। तुम्हारे आने का शुक्रिया। आयशा जैसे शब्दों में खो चुकी थी। उसने किताब की वो लाइन याद की जो उसने रात में पढ़ी थी, जिसे तुम समझते हो अधूरा वो शायद खुद में मुकम्मल है, बस उसकी पूर्णता तुम्हारे समझ से बाहर है। वो धीमे से जवाब देती है, जैसे माया सुन सकती हो। शायद अधूरा नहीं हो कोई, बस टूटा हुआ हो और दुनिया से जोड़ने की जल्दी में और जख्म दे दिए गए हों उससे। कमरे की किताबों और जवाबों की तलाश जारी थी। वो टेबल पर रखी किताब उठाती है। माया की पहली किताब, नींद से परे की रातें, पन्ना नंबर 68 खोला। लाइन थी, कुछ रूहें इतनी पुरानी होती है कि वो हर नई आवाज़ में थकान ढूंढ लेती है। आयशा फुसफुसाती है, तुम थकी हो माया। मैं नहीं आक्रोश लेकर आई, मैं कोई सवाल लेकर नहीं आई, बस तुम्हारी थकान समझने आई हूँ। किताब का एक और पन्ना खोला। कभी कभी हम उतने से लोगों से सबसे ज़्यादा डरते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा समझ सकते हैं, क्योंकि समझ जाना सबसे खतरनाक चीज़ होती है। और इसके साथ ही वो रिकॉर्डिंग के अंतिम भाग में पहुंचती है। मैं बात नहीं करती, पर जवाब की भूख छोड़ देती हूँ। तुम चाहो तो दोबारा आ सकती हो, पर अगली बार अगर सवालों के साथ नहीं, खुद की खामोशी के साथ आना। आयशा बहुत देर तक बैठी रही। चाय ठंडी हो चुकी थी, पर उसकी बेचैनी अब जिज्ञासा में बदल गई थी। दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, पर उसने सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से लौटने की इच्छा की थी। माया के घर से लौटने से पहले आयशा उस कोने में बैठी रही जहाँ दीवार से सटी एक पुरानी लकड़ी की शेल्फ थी और उसके ऊपर माया की किताबें, वो खुद की लिखी हुई, कुछ अधूरी कुछ दूसरों की, जिस पर पेंसिल से लाइनें खींची थी, और उनके बीच वो मौन जो किसी टूटे हुए मन की आवाज़ से ज़्यादा भयानक थे। आयशा की उंगली किताबों के पन्ने को छू रही थी, जैसे किसी के चेहरे को महसूस कर रही हो। वो जानती थी कि माया इस वक्त कहीं आसपास होगी, नहीं तो कमरे में ये सन्नाटा इतना भारी क्यों होता। उसने वहीं ज़मीन पर बैठते हुए अपनी डायरी निकाली। उसकी कलम कुछ देर तक ठहर गई, फिर जैसे कुछ भीतर से टूटने लगा। वो कुछ सवाल थे, नहीं, वो महज सवाल नहीं थे, वो पुकार थी, वो उलझन थी, और शायद एक अजनबी से जुड़ने की पहली कोशिश भी। उसने धीरे से कागज पर लिखा, पहला सवाल,
तुम इतनी गहराई से कैसे लिख लेती हो जब खुद को इतने सालों से छिपा रखा है? दूसरा सवाल, क्या तुम्हारे भीतर भी कोई टूटा हुआ हिस्सा है जो हर कहानी में कुछ जोड़ता है और कुछ तोड़ देता है? तीसरा सवाल, क्या मौन से सुनती हो? क्या वो आवाज़ तुम्हें डराती है माया, या तुम्हारा अकेलापन पालती है? चौथा सवाल, तुम किसी को पास क्यों नहीं आने देती? क्या किसी ने तुम्हें बहुत दूर धकेल दिया था? और आखिरी सवाल, मैं क्या तुम्हारी कहानी का हिस्सा बन सकती हूँ? इन पंक्तियों को उसने अलग अलग किताबों में रख दिया, जैसे पन्नों के बीच, कुछ जैकेट के अंदर और एक उस किताब में जहाँ माया ने लिखा था, हर चुप्पी किसी चीख का मलबा होती है। और इसके साथ ही वो थोड़ी देर उसे देखती रही। जाते हुए उसने सिर्फ एक बार खिड़की की तरफ देखा, जो खुली नहीं थी, फिर भी जैसे वहाँ से कोई देख रहा था। पर्दे की हल्की सरसराहट ने जैसे माया की उपस्थिति को फिर से महसूस करवाया। उसने कमरे को एक आखिरी बार देखा और मन में सोचती है, शायद मैं फिर लौटूंगी, या शायद ये जगह मेरे भीतर ही रह जाएगी हमेशा के लिए। वो जानती थी अब ये सिर्फ एक लेखक का इंटरव्यू नहीं रहा था, अब ये एक यात्रा थी, भीतर उतरती और अंदर ही कहीं उलझती, जो सुलगना बाकी था। वापसी की टैक्सी में वो एक शब्द भी नहीं बोल सकी। हर मोड़ पर उसे लगा कि कुछ पीछे छूट रहा है, कोई अधूरी बात, कोई अधूरी आंखों की झलक। माया सामने नहीं आई, फिर भी इतनी उपस्थिति कैसे हो सकती है? उसकी उंगलियां बार बार फोन तक जाती, फिर ठहर जाती। क्या मैंने ज़्यादा कर दिया? क्या माया ने मेरे सवाल पढ़े होंगे? क्या वो जवाब देगी? और फिर उसने अपनी डायरी का वही पन्ना फिर से खोला, नीचे एक आखिरी पंक्ति जोड़ दी, अगर तुम जवाब नहीं भी दोगी तो भी मैं तुम्हारी कहानियों में खुद को ढूंढती रहूंगी। और इस तरह से ये यात्रा शुरू हुई थी। शाम ढलने वाली थी, फराइशा के भीतर जैसे कुछ उजाला हो गया था। माया की ओर से आया वो छोटा सा मेल, अगर तुम अब भी जानना चाहती हो तो कल शाम आ जाना, लेकिन इस बार पीछे के गार्डन में। आयशा ने उस मेल को बार बार पढ़ा था, हर शब्द में एक रहस्य था, हर विराम चिन्ह कोई अधूरी पुकार। दफ्तर में उसके दोस्तों ने चिढ़ाते हुए कहा, ओहो, आयशा एंड द मिस्ट्री ऑफ माया सहगल। तू तो सीधे उसके दिल तक पहुंच गई यार। माया से मिलकर अगर तू ये किताब लिख दे तो पक्का बेस्ट सेलर बन जाएगी। आयशा मुस्कुरा देती, पर भीतर कुछ और ही चल रहा था, एक बेचैनी जो अब जुनून बन रही थी। अगली शाम हल्की ठंडी हवा से लिपटी वो फिर से उसी बंगले के सामने खड़ी थी। इस बार नौकरानी ने उसे भीतर नहीं बुलाया, बल्कि बिना कुछ कहे इशारों से बाईं ओर के छोटे रास्ते की ओर बढ़ा दिया। वो गार्डन की तरफ था। गार्डन में कदम रखते ही आयशा ठिठक गई। हर पौधा, हर गुलाब जैसे किसी पुरानी कहानी के पात्र थे। सबसे आगे काले गुलाबों की एक पंक्ति थी और उस पर बैठी तितलियां, नीली, बैगनी और सुनहरे रंगों की, जैसे किसी और ही लोक से आई हो। वो आगे बढ़ी। हर कुछ कदम पर जमीन पर एक रंग बिरंगा कागज रखा था। पहली बार उसे लगा जैसे माया ने उसे गाइड किया हो, पर शब्दों के बिना, या फिर शब्दों के साथ। पहला कागज। सवाल, तुम इतनी गहराई से कैसे लिख लेती हो जब खुद को इतने सालों से छिपा रखा है? माया ने उत्तर दिया था, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा छुपा होता है वही सबसे स्पष्ट होता है, बस देखने वाली आंखें चाहिए। दूसरा कागज वो उठाती है। क्या तुम्हारे भीतर भी कोई टूटा हुआ हिस्सा है जो हर कहानी में कुछ जोड़ता है और कुछ तोड़ता है? माया ने जवाब दिया था,
टूटे हिस्से से तो प्रकाश रिश्ता है और कहानी वहीं से जन्म लेती है जहाँ दर्द सांस लेती हो। तीसरे सवाल की ओर बढ़ी थी वो। तुम मौन में क्या सुनती हो माया? क्या वो आवाज़ तुम्हें डराती है पर तुम्हारा अकेलापन तुम्हें पालता है? मौन मेरा सबसे सच्चा साथी है। वो न डराता है न बहलाता है, सिर्फ मेरी परछाइयों को गिनता है हर रात। और वो अब चौथे सवाल की खोज में थी। तुम किसी को पास क्यों नहीं आने देती? क्या किसी ने तुम्हें बहुत दूर धकेल दिया था? कागज को पीछे पलटती है और जैसे उत्तर जानना चाहती है। पास आने वाले अक्सर छुपे जख्मों को उधेड़ देते हैं। कभी कभी दूरी ही सबसे बड़ी मरहम होती है। और आखिरी सवाल की ओर दौड़ी थी आयशा। मैं क्या तुम्हारी कहानी का हिस्सा बन सकती हूँ? तेजी से उसने किताब के उस पन्ने को पलटते हुए वो टुकड़ा उठाया, उसे मोड़ा। शब्दों से पहले मौन का हिस्सा बनो, फिर देखना कहानी खुद तुम्हें अपना हिस्सा बना लेगी। आयशा वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। सूरज की अंतिम किरणें उसके चेहरे पर पड़ी थी और वो जवाबों को हाथ में थामे जैसे खुद को थामे बैठी थी। नौकरानी आई, हाथ में चाय की ट्रे और कुछ नमकीन। कुछ नहीं बोली, बस सामने टेबल पर रखकर वापस लौट गई। आयशा को लगा जैसे कोई फिर से देख रहा हो, कोई परछाई, कोई मौन दृष्टि, पर उसने उस भावना को ओढ़ लिया और फिर से जवाबों में खो गई। फिर उसने जेब से एक छोटी डायरी का पन्ना खोला। उसमें लिखे थे कुछ और सवाल जो वो छोड़ना चाहती थी। तुम्हारी कहानियाँ डराती है, फिर भी क्यों सुकून देती है? तुम्हारी यात्रा में जीवन इतना खामोश क्यों है? और तुम जिस अकेलेपन की बात करती हो, क्या वो तुम्हारा चुना हुआ है या तुम पर थोपा गया हुआ? वो उठी, उन पन्नों को एक गुलाब के नीचे रख दिया जैसे कोई दुआ छोड़ रही हो। तभी पास में एक छोटा सा स्पीकर जो अब तक घास में छिपा था अचानक से बज उठा। माया की आवाज़ थी, शांत, धीमी और गहराई से लिपटी हुई। अगली बार आना तो कुछ अपने बारे में भी बताना या लिख कर लाना, वो जो तुम दुनिया से छुपाती हो पर तुम्हारा सच हो। मैं तुम्हारे बारे में वो जानना चाहूँगी। आयशा कुछ पल सन्न रह गई थी। वक्त जैसे थम गया था। आयशा ने सिर हिलाया जैसे देख रही माया को जवाब दे रही हो। थोड़ी देर तक वो बस बैठी रही, फिर उठकर जाती हुई एक और पर्ची अपने जेब से निकाली और एक सूखे गुलाब के पास रख दी। क्या तुम कभी चाहोगी कोई तुम्हारे भीतर भी उतर सके, उसी तरह जैसे तुम सबके भीतर उतर जाती हो? और बिना पलटे उस गुलाब के शहर से निकल गई। उसकी चाल धीमी थी लेकिन मन में कुछ खोलने का एहसास था। आज उस घर से निकलते हुए वो घबरा नहीं रही थी, मुस्कुरा रही थी और चल पड़ी, लौटते हुए गेट के बाहर जाती हुई। पर अब कुछ बदल गया था। अब तो सिर्फ किसी लेखक से नहीं मिल रही थी वो अपने भीतर के अधूरे हिस्से से मिलना चाह रही थी और उसका यही अनुमान उसे और खुश कर रहा था, उसे जीवन की उस राह पर आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहा था। माया सहगल अब तक उसके सामने नहीं आई थी, लेकिन जैसे वो जवाब उसको बता चुके थे कि माया सहगल उसके हर वाक़ये से वाकिफ़ है, उसे निहार रही है, देख रही है कहीं दूर से। और शायद अगली बार जब वो कुछ लिखे तो आयशा का जिक्र जरूर करे। आयशा अपने बारे में सोचती है, आखिर क्या है वो बात जो उसके अंदर है लेकिन किसी और को नहीं पता, जो वो उस रंगीन दुनिया से छिपाती है आयशा बने रहने के लिए। लेकिन वास्तविकता में आखिर कौन है आयशा?
कमाल की बात थी कि इतनी उम्र बीतने के बावजूद आज तक आयशा ने इस सवाल को ढूंढा नहीं था, लेकिन आज माया सहगल के इस सवाल ने उसके वजूद को जैसे प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, उसे कटघरे में खड़ा कर दिया था। क्या वो सबके सामने जो नजर आती है आयशा उससे कुछ अलग है? क्या वो भी दिखावा करती है? कहते हैं ना, इस दुनिया में हम सब के कई चेहरे होते हैं, एक जो हमारे अंदर छिपा होता है, एक जो दुनिया को नजर आता है। जाने क्या होना था, जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें और अपना बहुत ध्यान रखें।